अध्याय 26 अनुसंधान गुणवत्ता को समझना 26.1 आरंभ करना। इस अध्याय में हम विश्वसनीयता, वैधता और त्रिकोणासन के बारे में बात करेंगे। हम इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि यदि गुणात्मक शोध अच्छी तरह से किया गया है तो इसका आकलन कैसे किया जाए। हम यह जांचने के लिए विभिन्न तरीकों पर गौर करेंगे कि क्या एकत्र किया गया डेटा वास्तव में वही दर्शाता है जो हो रहा है। साथ ही हम गुणात्मक अनुसंधान का मूल्यांकन करने के लिए कुछ नए तरीके भी पेश करेंगे। हम त्रिकोणासन पर चर्चा करेंगे, जो यह सुनिश्चित करने की तकनीक है कि डेटा सटीक है। अंत में इस प्रकार का शोध करते समय हम महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं पर ध्यान देंगे। विषय चुनने से लेकर निष्कर्ष प्रकाशित करने तक हर कदम पर नैतिकता मायने रखती है। 26.2 विश्वसनीयता और वैधता की मूल बातें। गुणात्मक अनुसंधान का लक्ष्य चीजों के बारे में तथ्यों को उजागर करना है। यह इसे उद्देश्यपूर्ण बनाता है। किर्क और मिलर 1986 के अनुसार किसी भी वैज्ञानिक कार्य को समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना होगा कि वह कितना विश्वसनीय और वैध है। विश्वसनीयता का मतलब है कि हर बार जब आप कुछ मापते हैं तो वही परिणाम प्राप्त होता है। वैधता का अर्थ है सही उत्तर प्राप्त करना। एक थर्मामीटर की कल्पना करो। यदि उबलते पानी में यह हमेशा 82 डिग्री सेल्सियस दिखाता है तो यह विश्वसनीय है। भले ही यह 100 डिग्री सेल्सियस के करीब अलग अलग तापमान दिखाता हो, फिर भी यह मान्य है। इसलिए शोध को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए इसे विश्वसनीय और वैध दोनों होना चाहिए। आइए प्रत्येक अवधारणा को तोड़ें। विश्वसनीयता यह निरंतरता के बारे में है। यदि आप समान तरीकों का उपयोग करके इसे दोहराते हैं तो आपको वही परिणाम मिलते हैं, तो आपका शोध विश्वसनीय होता है। समाजशास्त्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जो डेटा एकत्र करते हैं वह इन सवालों के जवाब दे सके। यह सामाजिक जीवन का कितना सटीक वर्णन करता है? क्या निष्कर्ष सभी पर लागू होते हैं? क्या अन्य लोग शोध दोहरा सकते हैं और समान परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? विश्वसनीयता और वैधता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि डेटा उपयोगी है। विश्वसनीय डेटा के बिना इससे निकाला गया कोई भी निष्कर्ष अर्थहीन है। बॉक्स 26.1 क्या चीज डेटा को विश्वसनीय बनाती है? डेटा को विश्वसनीय बनाने के लिए इन बिंदुओं पर विचार करें। संगति, समान स्थितियों में समान प्रश्नों के समान उत्तर प्राप्त करें। परिशुद्धता, जानें कि डेटा कितना सुसंगत है, खासकर जब लोगों से उन चीजों के बारे में पूछा जाता है जिनके बारे में वे ज्यादा नहीं जानते होंगे। दोहराव, यदि कोई और वही शोध करता है तो क्या उन्हें समान परिणाम मिलेंगे? यदि हाँ, तो डेटा संग्रह विधि दोहराई जा सकती है। किर्क और मिलर 1986 के अनुसार विश्वसनीयता 3 प्रकार की होती है। हम अगले भाग में प्रत्येक प्रकार पर चर्चा करेंगे। 26.3 विश्वसनीयता के 3 प्रकार। किर्क और मिलर 3 प्रकार की विश्वसनीयता के बारे में बात करते हैं। अंतर जानने से आपको यह पता लगाने में मदद मिलती है कि आपके गुणात्मक अध्ययन का डेटा भरोसेमंद है या नहीं। क्विक्सोटिक विश्वसनीयता यह तब होता है जब अवलोकन का एक तरीका हर बार एक ही परिणाम देता है। नृवंश विज्ञान अध्ययन में इसका अर्थ पूर्वाभ्यास या राजनीतिक रूप से सही उत्तर प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए, लैंगिक समानता के बारे में पूछने पर हमेशा हाँ मिल सकता है, भले ही वास्तविकता अन्यथा दिखाई दे। यह क्विक्सोटिक विश्वसनीयता को दर्शाता है क्योंकि लोग वही देते हैं जो उन्हें लगता है कि सही उत्तर है, न कि उनके सच्चे विचार। इसलिए विभिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे क्या महिला पेशेवर पुरुषों की तरह ही सक्षम है, अधिक वास्तविक उत्तर दे सकता है। 2. डायक्रोनिक
विश्वसनीयता, यह समय के साथ स्थिरता के बारे में है। उदाहरण के लिए, मनोविज्ञान या सर्वेक्षण में यदि आप बाद में कोई अध्ययन दोबारा करते हैं तो परिणाम समान होने चाहिए। लेकिन तेजी से बदलती सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियों, जैसे लिंग भूमिकाएं, में समय के साथ परिणाम भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कार्यबल में महिलाओं की भूमिकाएं हाल ही में बदल गई हैं, जिससे यह प्रभावित हुआ है कि कुछ नौकरियों में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। 3. सिंक्रोनिक विश्वसनीयता, यह एक ही समय में स्थिरता के बारे में है, जिसे विभिन्न तरीकों से देखा जाता है। क्विक्सोटिक विश्वसनीयता के विपरीत, समकालिक विश्वसनीयता का अर्थ है लगातार अवलोकन। लेकिन किर्क और मिलर एक दिलचस्प बात बताते हैं, कभी-कभी यदि समकालिक विश्वसनीयता न हो तो बेहतर है। यदि अलग-अलग तरीके अलग-अलग परिणाम देते हैं, तो यह समस्या के उन पहलुओं को दिखा सकता है जिन पर पहले विचार नहीं किया गया है। 26.4 विश्वसनीयता की दिशा में कार्य। एक गुणात्मक शोधकर्ता यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि उसका डेटा और व्याख्याएं विश्वसनीय हैं? एक महत्वपूर्ण बात डेटा को अच्छी तरह से रिकॉर्ड और दस्तावेज करना है। क्षेत्र में शोधकर्ता द्वारा लिए गए नोट्स को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए ताकि उनकी तुलना अन्य शोधकर्ताओं और सहकर्मियों के साथ साझा की जा सके। बेरेमैन, 1966, विस्तृत, स्पष्ट और व्यावहारिक फील्ड नोट्स रखने, अनुसंधान प्रक्रियाओं और संदर्भों की सटीक रिपोर्टिंग करने, स्रोतों का दस्तावेजीकरण करने, निष्कर्षों के पीछे के तर्क को समझाने और शोधकर्ता के स्वयं के सिद्धांतों और पूर्वाग्रहों को स्वीकार करने का सुझाव देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य लोग आपके फील्ड नोट्स को समझ सकें, कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। ये दिशा निर्देश प्रेक्षक द्वारा की गई व्याख्याओं से देखी गई बातों को अलग करने में दूसरों की मदद करते हैं। फ्लिक, 1998, फील्ड नोट्स को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रारूप लेकर आया है, जिसे नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है। फ्लिक, 1998, संभवतः उवे फ्लिक को संदर्भित करता है, जो एक प्रमुख शोधकर्ता है जो गुणात्मक अनुसंधान पद्धति में अपने काम के लिए जाना जाता है। अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू क्वालिटेटिव रिसर्च में फ्लिक फील्ड नोट्स के पारंपरिककरण पर चर्चा करता है, जो गुणात्मक का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान में फील्ड नोट विस्तृत लिखित रिकॉर्ड होते हैं जो शोधकर्ता क्षेत्र में अपने अवलोकनों या बातचीत के दौरान या उसके बाद बनाते हैं। ये नोट्स शोधकर्ता की टिप्पणियों, विचारों, भावनाओं और अध्ययन के तहत घटनाओं की व्याख्याओं को कैप्चर करते हैं। फील्ड नोट्स के पारंपरिककरण में गुणात्मक अनुसंधान में स्थिरता, विश्वसनीयता और कठोरता सुनिश्चित करने के लिए इन नोट्स को रिकॉर्ड करने और उनका विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्थित और संरचित दृष्टिकोण स्थापित करना शामिल है। फ्लिक गुणात्मक डेटा की गुणवत्ता और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए फील्ड नोट्स के पारंपरिककरण के लिए एक प्रारूप को अपनाने का सुझाव देता है। इस प्रारूप में आम तौर पर शामिल हैं: मानकीकृत संरचना। शोधकर्ता फील्ड नोट्स को व्यवस्थित करने के लिए एक मानकीकृत संरचना विकसित करते हैं। इस संरचना में अवलोकन के वर्णनात्मक विवरण, शोधकर्ता के विचार, उभरते विषय या पैटर्न और संभावित शोध प्रश्न जैसे अनुभाग शामिल हो सकते हैं। स्पष्ट दिशानिर्देश। शोधकर्ता फील्ड नोट्स रिकॉर्ड करने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करते हैं, जिसमें कौन सी जानकारी शामिल करनी है, टिप्पणियों का दस्तावेजीकरण कैसे करना है और फील्ड नोट्स कब और कहां रिकॉर्ड करना है। संगति। शोधकर्ता विभिन्न अवलोकनों या इंटरैक्शन में फील्ड नोट्स रिकॉर्ड करने में स्थिरता के लिए प्रयास करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रह व्यवस्थित और विभिन्न संदर्भों या प्रतिभागियों के बीच तुलनीय है। डेटा विश्लेषण के साथ एकीकरण। फील्ड नोट केवल अवलोकनों के रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि विश्लेषण के लिए मूल्यवान डेटा के रूप में भी काम करते हैं। शोधकर्ता अपनी विश्लेषण प्रक्रिया में फील्ड नोट्स को एकीकृत करते हैं,
उनका उपयोग अपने शोध प्रश्नों के लिए प्रासंगिक विषयों, पैटर्न और अंतर्दृष्टि की पहचान करने के लिए करते हैं। नैतिक विचार। फील्ड नोट्स को पारंपरिक बनाते समय शोधकर्ता नैतिक विचारों पर भी विचार करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे प्रतिभागियों की गोपनीयता और गोपनीयता का सम्मान करते हैं और अनुसंधान आचरण के लिए नैतिक दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। कुल मिलाकर फील्ड नोट्स का पारंपरिकरण गुणात्मक शोधकर्ताओं को अपने डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रक्रियाओं में कठोरता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने में मदद करता है, जो अंततः गुणात्मक शोध निष्कर्षों की विश्वसनीयता और वैधता में योगदान देता है। साक्षात्कार डेटा को अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए यह साक्षात्कारकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और अभ्यास साक्षात्कार के दौरान या प्रारंभिक साक्षात्कार के बाद साक्षात्कार गाइड की समीक्षा करने में मदद करता है। इसी तरह अवलोकनों में क्षेत्र में जाने से पहले प्रशिक्षित होना और जो देखा गया है उसकी लगातार समीक्षा करना निष्कर्षों को अधिक विश्वसनीय बना सकता है। अनिवार्य रूप से गुणात्मक अनुसंधान में विश्वसनीयता का अर्थ है डेटा को इस तरह से प्रस्तुत करना जो शोधकर्ता की व्याख्याओं से विषय की आवाज को अलग करता है। इसका मतलब यह भी है कि एकत्र किया गया डेटा भरोसेमंद है, यह सुनिश्चित करने के लिए शोधकर्ता के तरीकों को नियमित रूप से दोबारा जांचना और समायोजित करना। चिंतन और कार्रवाई 26.1। मान लीजिए कि आपके अध्ययन केंद्र का एक साथी शिक्षार्थी किसी राज्य में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना चाहता है और एक स्कूल समारोह में जो भी उसे बात करने के लिए इच्छुक मिल सकता है, उसका साक्षात्कार लेने के बाद निष्कर्ष निकालना चाहता है। शिक्षा में क्या हो रहा है, इसके संकेतक के रूप में डेटा को विश्वसनीय बनाने के लिए आप उसे क्या सलाह देंगे? अपना उत्तर 300 शब्दों में लिखें। इग्नू में एक साथी शिक्षार्थी के रूप में मैं अपने साथियों को सलाह दूंगा कि वे एकत्र किए गए डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक राज्य में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के कार्य को व्यवस्थित और सतर्क दृष्टिकोण के साथ करें। यहाँ कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं जो मैं पेश करूंगा। स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करें। कोई भी साक्षात्कार आयोजित करने या डेटा एकत्र करने से पहले स्पष्ट उद्देश्यों और शोध प्रश्नों को परिभाषित करना महत्वपूर्ण है। इससे जांच पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि एकत्र किया गया डेटा अध्ययन के लिए प्रासंगिक है। नमूनाकरण रणनीति। राज्य के भीतर विभिन्न जनसांख्यिकी और क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित नमूनाकरण रणनीति विकसित करने के लिए साथी शिक्षार्थी को प्रोत्साहित करें। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों और विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी स्कूल, निजी स्कूल आदि से प्रतिभागियों का चयन करने के लिए यादृच्छिक नमूनाकरण या स्तरीकृत नमूनाकरण तकनीकों को नियोजित किया जा सकता है। संरचित साक्षात्कार। सभी प्रतिभागियों से लगातार डेटा इकट्ठा करने के लिए मानकीकृत प्रश्नों के साथ संरचित साक्षात्कार आयोजित करने की सलाह दें। इससे प्राप्त प्रतिक्रियाओं की तुलनीयता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त साक्षात्कारकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश प्रदान करना और साक्षात्कार के दौरान तटस्थ रुख बनाए रखना पूर्वाग्रह को कम कर सकता है। त्रिकोणासन। निष्कर्षों की पुष्टि के लिए डेटा के कई स्रोतों का उपयोग करने के महत्व पर जोर दें। स्कूल समारोहों में साक्षात्कार के अलावा अन्य स्रोतों जैसे सरकारी रिपोर्ट, अकादमिक अध्ययन और प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से डेटा एकत्र करने को प्रोत्साहित करें। विभिन्न स्रोतों से डेटा का त्रिकोणीकरण निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है। नैतिक विचार। साथी शिक्षार्थी को साक्षात्कार आयोजित करने से पहले प्रतिभागियों से सूचित सहमति प्राप्त करने और उनकी गोपनीयता और गोपनीयता का सम्मान करने की याद दिलाएं। संपूर्ण शोध प्रक्रिया के दौरान नैतिक दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण विश्लेषण। संभावित पूर्वाग्रहों,
अध्ययन डिजाइन की सीमाओं और निष्कर्षों को प्रभावित करने वाले प्रासंगिक कारकों जैसे कारकों पर विचार करते हुए एकत्र किए गए डेटा के महत्वपूर्ण विश्लेषण को प्रोत्साहित करें। इससे सटीक निष्कर्ष निकालने और अतिसामान्यीकरण से बचने में मदद मिलेगी। सहकर्मी समीक्षा, अनुसंधान डिजाइन और प्रारंभिक निष्कर्षों की समीक्षा करने के लिए इग्नू में साथियों या सलाहकारों से प्रतिक्रिया मांगने का सुझाव दें। रचनात्मक आलोचना कार्यप्रणाली में किसी भी दोष की पहचान करने और अध्ययन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकती है। इन दिशानिर्देशों का पालन करके साथी शिक्षार्थी एकत्र किए गए डेटा की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं और राज्य में शिक्षा की स्थिति के बारे में अधिक सटीक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यह दृष्टिकोण इग्नू में पढ़ाए जाने वाले कठोर शैक्षणिक जांच के सिद्धांतों के अनुरूप है और शिक्षा नीति और अभ्यास में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। गुणात्मक अनुसंधान के संदर्भ में वैधता का वर्णन करने के लिए सत्य प्रतिनिधित्व एक अधिक सरल तरीका है। यह संदर्भित करता है कि शोध डेटा कितनी सटीकता से विषयों के विचारों, कार्यों और अनुभवों को दर्शाता है। प्रक्रियात्मक वैधता। प्रक्रियात्मक वैधता अनुसंधान उपकरण के माध्यम से प्राप्त डेटा की सटीकता के बारे में है। इसमें साक्षात्कार, प्रश्नावली या अन्य शोध विधियां शामिल हो सकती हैं। आंतरिक वैधता में इस बात पर विचार करना शामिल है कि क्या उपयोग की गई शोध विधियों ने परिणामों को प्रभावित किया है और क्या कोई अन्य कारक हैं जो डेटा को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर, बाहरी वैधता अन्य स्थितियों में शोध निष्कर्षों की प्रयोज्यता से संबंधित है। अंकित वैधता वैधता का एक सांख्यिकीय माप है और इसका मूल्यांकन टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटियों की संभावना की जांच करके किया जा सकता है। यदि निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाए तो मात्रात्मक शोध की तुलना में गुणात्मक शोध के वैध होने की अधिक संभावना है। जब आप मैदान में हो तो बात करने से ज्यादा सुनें। विस्तृत और सटीक फील्ड नोट लिखें। महत्वपूर्ण विवरण भूलने से बचने के लिए जल्दी लिखना शुरू करें। अपनी रिपोर्ट में पर्याप्त डेटा प्रदान करें ताकि पाठक अपना निष्कर्ष निकाल सकें। एक संपूर्ण और स्पष्ट रिपोर्ट लिखें। अपने निष्कर्षों और प्रस्तुतियों पर सहकर्मियों से प्रतिक्रिया लें। अपने शोध के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन प्राप्त करें। लेखन और प्रस्तुति में सटीकता सुनिश्चित करें। क्षेत्र अनुसंधान का उपयोग करके आप क्षेत्र में वास्तविक अनुभवों और टिप्पणियों के साथ अपने निष्कर्षों की तुलना करके अपने शोध की वैधता की जांच कर सकते हैं। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि आपका डेटा उस सामाजिक वास्तविकता को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करता है जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। 26.6 डेटा सटीक है या नहीं यह जांचने के लिए क्षेत्र में अनुसंधान करना। फील्डवर्क में लचीला और खुला होना शामिल है, जिससे डेटा का अध्ययन करने के विभिन्न तरीकों की अनुमति मिलती है। क्षेत्र में नियमित रूप से लंबे समय तक लोगों के साथ बातचीत करने से उभरते विचारों का परीक्षण करने में मदद मिलती है। यह विधि शोधकर्ता क्या सोचते हैं और लोगों का वास्तव में क्या मतलब है के बीच अंतर जानने में अच्छा है। क्षेत्र में जिनका अध्ययन किया जा रहा है वे चीजों को नियंत्रित करते हैं, शोधकर्ता नहीं। इसलिए शोधकर्ता अपने विषयों पर निर्भर रहते हैं। क्षेत्र में आपका दृष्टिकोण जितना अधिक संरचित होगा और आप विभिन्न, यहाँ तक कि विरोधाभासी विचारों के प्रति जितने अधिक खुले होंगे, आपके डेटा के सटीक होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। संचार को मान्य करने के लिए शोधकर्ताओं को प्रक्रिया में विषयों को शामिल करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करता है कि शोधकर्ता विषयों के इरादों को समझें। साक्षात्कारकर्ताओं को उनके साक्षात्कार प्रतिलेख दिखाकर शोधकर्ता पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उन्होंने सही रिपोर्ट दी है। हालांकि यह जोखिम है कि साक्षात्कारकर्ता बाद में अपनी कही गई बातों से इनकार कर सकते हैं, खासकर यदि इससे उन्हें बुरा लगता है।
शोधकर्ताओं को सच्ची प्रतिक्रियाओं और स्थिति से प्रभावित प्रतिक्रियाओं के बीच अंतर करने की आवश्यकता है। 26.7 अनुसंधान विधियों के लिए सही मानदंड चुनना। क्या विश्वसनीयता और वैधता गुणात्मक डेटा का आकलन करने के लिए पर्याप्त हैं? कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों का तर्क है कि ये अकेले गुणात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। वे भरोसेमंदता, विश्वसनीयता, निर्भरता, हस्तांतरणीयता और पुष्टिकरण जैसे अन्य मानदंड प्रस्तावित करते हैं। आइए भरोसेमंदता और विश्वसनीयता पर ध्यान केंद्रित करें, जो लिंकन और गुबा के दृष्टिकोण की कुंजी है। क्षेत्र में समय बिताना। क्षेत्र में समय बिताने से संस्कृति को समझने और उत्तरदाताओं के साथ विश्वास बनाने में मदद मिलती है। अल्प प्रवास निष्कर्षों को विकृत कर सकता है। उदाहरण के लिए, ग्रीष्मावकाश से पहले केवल 1 महीने के लिए आवासीय विद्यालय में अध्ययन करने से परीक्षा और परिणामों से प्रभावित स्कूली जीवन के महत्वपूर्ण पहलू छूट जाएंगे। शोधकर्ताओं को पूर्वाग्रहों और गलत धारणाओं से परे देखने के लिए समय चाहिए। लगातार अवलोकन। विस्तृत अवलोकन प्रासंगिक जानकारी को विकर्षणों से अलग करने में मदद करता है। इसमें अजीब घटनाओं या व्यवहारों को नोट करना शामिल है जो अंतर्दृष्टि प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्कूल सेटिंग में एक शोधकर्ता यह देख सकता है कि जो छात्र परिचित परिवेश में आत्मविश्वासी और स्वतंत्र दिखते हैं, वे अपरिचित सेटिंग में चिपक जाते हैं। यह अवलोकन बताता है कि उनका आत्मविश्वास परिस्थितिजन्य हो सकता है। लिंकन और गुबा के अनुसार, गुणात्मक शोध की विश्वसनीयता और निर्भरता बढ़ाने के लिए कई तरीके हैं। त्रिकोणासन। इसमें एक शोध विषय का अध्ययन करने के लिए कई तरीकों, शोधकर्ताओं और डेटा स्रोतों का उपयोग करना शामिल है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त निष्कर्षों की तुलना और तुलना करके शोधकर्ता अपने परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। सहकर्मी डीब्रीफिंग। इसमें निष्कर्षों, परिकल्पनाओं और परिणामों पर चर्चा करने के लिए उन साथियों के साथ नियमित बैठकें शामिल होती हैं जो अनुसंधान में शामिल नहीं हैं। ऐसे व्यक्तियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करके जो अनुसंधान से निकटता से जुड़े नहीं हैं, शोधकर्ता नई अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्वयं की धारणाओं से अंधे होने से बच सकते हैं। सदस्य जांच। इसमें हितधारक समूहों के सदस्यों को प्रारंभिक निष्कर्ष प्रस्तुत करना और उन्हें श्रेणियों, व्याख्याओं और निष्कर्षों का परीक्षण करने की अनुमति देना शामिल है। यह सदस्यों को यह पुष्टि करने की अनुमति देता है कि शोधकर्ता की रचनाएं उनके विचारों के साथ संरेखित हैं या नहीं, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। एक रिफ्लेक्सिव जर्नल बनाए रखना। इसमें एक डायरी रखना शामिल है जो नियमित आधार पर शोधकर्ता के विचारों, टिप्पणियों और प्रतिबिंबों का दस्तावेजीकरण करता है। ऐसा करने से शोधकर्ता अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और धारणाओं की बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं, जो उनके शोध की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद कर सकता है। नकारात्मक मामलों का विश्लेषण। इसमें प्रारंभिक सूत्रीकरण में फिट नहीं होने वाले नकारात्मक मामलों की जांच करके परिकल्पना को परिष्कृत करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रेरण का उपयोग करना शामिल है। इन मामलों की जांच करके शोधकर्ता अपने निष्कर्षों की विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए लिंकन और गुबा अनुसंधान प्रक्रिया की जांच के लिए ऑडिटिंग की अवधारणा का उपयोग करने की सलाह देते हैं। इसमें कच्चे डेटा का दस्तावेजीकरण, डेटा में कमी, डेटा पुनर्निर्माण, प्रक्रिया नोट्स, पायलट अध्ययन और व्यक्तिगत नोट्स शामिल हैं। अनुसंधान प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रदान करके शोधकर्ता अपने काम की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ा सकते हैं। जबकि गुणात्मक अनुसंधान में स्वाभाविक रूप से शोधकर्ता की व्यक्तिपरकता शामिल होती है, अंततः इसका मूल्यांकन इसकी निष्पक्षता के संदर्भ में किया जाता है। किर्क और मिलर का तर्क है कि हालांकि निष्पक्षता कठिन है, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुसंधान लोगों के जीवन, अनुभवों और रिश्तों को सामने लाए।
सेक्स अध्ययन किए जा रहे व्यक्तियों के उद्देश्यों और आंतरिक विचारों के बारे में अटकलें लगाने के बजाय विवरण और अवलोकन योग्य गतिविधियों पर ध्यान देने के महत्व पर जोर देता है। समाजशास्त्र में कई तरीकों का उपयोग, जिसे त्रिकोणासन या पद्धतिगत बहुलवाद के रूप में भी जाना जाता है, एक मूल्यवान तकनीक है जो शोध निष्कर्षों की विश्वसनीयता और निर्भरता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस दृष्टिकोण पर आगे प्रतिबिंब और कार्रवाई 26.2 में चर्चा की जाएगी। चिंतन और कार्रवाई 26.2। अपने राज्य में बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने वाले अपने मित्र का उदाहरण लें। वह रोजगार कार्यालय से बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करती है। हम आंकड़ों को काफी विश्वसनीय मान सकते हैं, जो साल दर साल दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने एक दशक से संबंधित आंकड़ों के अपने नमूने को एक प्रवृत्ति को समझने के लिए पर्याप्त माना। लेकिन आप पाएंगे कि एक दशक की अवधि में बेरोजगारी की परिभाषाओं में कई बदलाव हुए। ऐसे में आपको उनकी शोध पद्धति में किस तरह की दिक्कतें नजर आती हैं? अपनी मित्र को उसके शोध में समस्या देखने में मदद करने के लिए एक नोट लिखें और सुझाव दें कि वह शोध पद्धति के संदर्भ में आपके राज्य में बेरोजगारी की अधिक सटीक तस्वीर कैसे प्राप्त कर सकती है। शीर्षक: बेरोजगारी प्रवृत्तियों के अध्ययन में पद्धतिगत चुनौतियों का समाधान, एक व्यापक दृष्टिकोण। परिचय: श्रम बाजारों की गतिशीलता को समझने और प्रभावी नीतियां बनाने के लिए नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और बड़े पैमाने पर समाज के लिए बेरोजगारी के रुझान का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। हालांकि यह कार्य चुनौतियों से रहित नहीं है, खासकर जब समय के साथ बेरोजगारी की परिभाषाओं में बदलाव जैसे पद्धतिगत मुद्दों की बात आती है। इस निबंध में हम बेरोजगारी के रुझानों पर शोध करने, बदलती परिभाषाओं के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करने की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं। बदलती परिभाषाओं के प्रभाव को समझना। बेरोजगारी एक अवधारणा के रूप में आर्थिक संरचनाओं में बदलाव, माप तकनीकों में प्रगति और नीति प्राथमिकताओं में बदलाव जैसे विभिन्न कारकों के कारण समय के साथ विकसित होती है। ये परिवर्तन बेरोजगारी को परिभाषित करने, मापने और व्याख्या करने के तरीके को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जिससे शोध निष्कर्षों की सटीकता और विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। उदाहरण के लिए, व्यक्तियों को बेरोजगार के रूप में वर्गीकृत करने के मानदंडों में बदलाव या सर्वेक्षण पद्धतियों में समायोजन से डेटा में विसंगतियां और प्रवृत्ति विश्लेषण में विकृतियां हो सकती हैं। परिभाषाएं बदलने से उत्पन्न चुनौतियां। डेटा विसंगतियां बेरोजगारी की परिभाषा में बदलाव के परिणामस्वरूप विभिन्न समय अवधि में एकत्र किए गए डेटा में विसंगतियां हो सकती हैं। इससे सार्थक प्रवृत्ति विश्लेषण करना और बेरोजगारी की स्थिति के बारे में विश्वसनीय निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाता है। व्याख्या के मुद्दे। परिभाषाओं में बदलाव से बेरोजगारी के आंकड़ों की व्याख्या बदल सकती है, जिससे वास्तविक श्रम बाजार की स्थितियों के बारे में गलतफहमियां या गलत बयानी हो सकती है। यह बदले में बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी नीति प्रतिक्रियाओं के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तुलनीयता संबंधी चिंताएं। परिभाषाओं में निरंतरता की कमी विभिन्न क्षेत्रों या समयावधियों में बेरोजगारी डेटा की तुलनीयता में बाधा डालती है, जिससे क्रॉसनुभागीय या अनुदैर्ध्य विश्लेषण के लिए शोध निष्कर्षों की उपयोगिता सीमित हो जाती है। पद्धतिगत चुनौतियों का समाधान। ऐतिहासिक समीक्षा और दस्तावेजीकरण। माप प्रथाओं के विकास को समझने के लिए बेरोजगारी की परिभाषा में ऐतिहासिक परिवर्तनों की गहन समीक्षा और दस्तावेजीकरण आवश्यक है। इस प्रक्रिया में प्रमुख परिवर्तनों और उनके औचित्य की पहचान करने के लिए आधिकारिक दस्तावेजों, शोध पत्रों और प्रासंगिक साहित्य की जांच करना शामिल है। डेटा का मानकीकरण। बदलती परिभाषाओं के प्रभाव को कम करने के लिए शोधकर्ताओं को अध्ययन के तहत सभी वर्षों में लगातार मानदंड लागू करके डेटा को मानकीकृत करने का प्रयास करना चाहिए।
इसके लिए बेरोजगारी की एक समान परिभाषा को प्रतिबिंबित करने या डेटा श्रृंखला में असंतुलन के समायोजन के लिए आंकड़ों को पुनः अंशांकित करने की आवश्यकता हो सकती है। संवेदनशीलता विश्लेषण। संवेदनशीलता विश्लेषण करने से शोधकर्ताओं को मानदंड में बदलाव के प्रति अपने निष्कर्षों की मजबूती का आकलन करने में मदद मिलती है। बेरोजगारी की परिभाषाओं को व्यवस्थित रूप से अलग अलग करके और परिणामों पर उनके प्रभावों की जांच करके शोधकर्ता अपने अनुमानों से जुड़ी अनिश्चितता की डिग्री का अनुमान लगा सकते हैं। पूरक डेटा का समावेश। ऐसे मामलों में जहां परिभाषाओं में बदलाव के कारण डेटा स्थिरता की कमी है, शोधकर्ता जानकारी के वैकल्पिक स्रोतों जैसे घरेलू सर्वेक्षण, उद्योग रिपोर्ट या विशेषज्ञ आकलन के साथ आधिकारिक आंकड़ों को पूरक कर सकते हैं। यह बहुविधि दृष्टिकोण निष्कर्षों को त्रिकोणीय बनाने और अनुसंधान परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करता है। विशेषज्ञ परामर्श और सहकर्मी समीक्षा। श्रम अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धति के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ परामर्श पद्धति संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। अनुसंधान प्रोटोकॉल, डेटा विश्लेषण प्रक्रियाओं और व्याख्या ढांचे की सहकर्मी समीक्षा संभावित नुकसान की पहचान करने और अनुसंधान की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। केस स्टडी। राज्य का नाम में बेरोजगारी के रुझान। प्रस्तावित रणनीतियों के अनुप्रयोग को स्पष्ट करने के लिए आइए एक विशिष्ट राज्य में बेरोजगारी के रुझान पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक काल्पनिक मामले के अध्ययन पर विचार करें। मान लीजिए कि एक शोधकर्ता, जिसे पिछले दशक में बेरोजगारी के पैटर्न का विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है, को बेरोजगारी की परिभाषाओं में बदलाव से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जवाब में शोधकर्ता राज्य में बेरोजगारी माप प्रथाओं के विकास का पता लगाने के लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों, नीति दस्तावेजों और अकादमिक साहित्य की व्यापक समीक्षा करता है। इस समीक्षा के आधार पर शोधकर्ता परिभाषाओं में प्रमुख परिवर्तनों की पहचान करता है और पद्धतिगत बदलावों की एक समयरेखा विकसित करता है। इसके बाद शोधकर्ता संपूर्ण अध्ययन अवधि के लिए अपनाई गई बेरोजगारी की सुसंगत परिभाषा के साथ संरेखित करने के लिए आंकड़ों को पुनः व्यवस्थित करके बेरोजगारी डेटा का मानकीकरण करता है। इसके अतिरिक्त शोधकर्ता बेरोजगारी की वैकल्पिक परिभाषाओं के प्रति निष्कर्षों की संवेदनशीलता का आकलन करने के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण करता है, जिससे अनुमानों से जुड़ी अनिश्चितता की मात्रा निर्धारित होती है। इसके अलावा शोधकर्ता निष्कर्षों की पुष्टि करने और विश्लेषण की मजबूती को बढ़ाने के लिए घरेलू सर्वेक्षणों, उद्योग रिपोर्टों और विशेषज्ञ आकलन के डेटा के साथ आधिकारिक आंकड़ों को पूरक करता है। अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ता क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करता है और पद्धतिगत कठोरता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए साथियों से प्रतिक्रिया मांगता है। निष्कर्ष। बेरोजगारी के रुझानों का अध्ययन करने में पद्धतिगत चुनौतियों से जूझना शामिल है, खासकर बेरोजगारी की बदलती परिभाषाओं के संदर्भ में। इन परिवर्तनों के प्रभाव को समझकर और उचित रणनीतियां अपनाकर शोधकर्ता अपने निष्कर्षों की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण जो ऐतिहासिक समीक्षा, डेटा मानकीकरण, संवेदनशीलता विश्लेषण, पूरक डेटा निगमन और विशेषज्ञ परामर्श को जोड़ता है, बेरोजगारी की गतिशीलता की सूक्ष्म समझ प्राप्त करने और साक्ष्य आधारित नीति हस्तक्षेपों को सूचित करने के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, बेरोजगारी के रुझान की अधिक सटीक तस्वीर प्राप्त करने और श्रम बाजार नीति के क्षेत्र में सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए पद्धतिगत चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। 26.8 त्रिकोणासन। आपने शायद देखा होगा कि जानकारी एकत्र करने के विभिन्न तरीकों के अपने अच्छे और बुरे पहलू होते हैं। एक शोधकर्ता के रूप में आप उन तरीकों का उपयोग करना चाहते हैं जिनके नुकसान की तुलना में अधिक फायदे हैं। आप किसी अन्य विधि का उपयोग करके एक विधि की कमजोरियों से भी बचना चाहते हैं,
जो वहां मजबूत है जहां पहली विधि कमजोर है। मान लीजिए कि आप साक्षात्कार का उपयोग कर रहे हैं। एक कमजोरी यह है कि आप हमेशा आश्वस्त नहीं हो सकते कि जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है वह सच बोल रहा है या नहीं। इससे निजात पाने के लिए आप व्यक्ति के दैनिक जीवन को देखकर जानकारी की दोबारा जांच करने का निर्णय ले सकते हैं, यह देखने के लिए कि वे जो कहते हैं वह उनके कार्यों से मेल खाता है या नहीं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका शोध वैध है, विभिन्न तरीकों के मिश्रण को त्रिकोणासन कहा जाता है। विभिन्न तरीकों का एक साथ उपयोग करके आप जो पढ़ रहे हैं उसकी स्पष्ट तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेक्षणकर्ता अक्सर अपने काम में त्रिकोणासन का उपयोग करते हैं। इसके पीछे का विचार बहुत सरल है। आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापना चाहते हैं, इसलिए आपको मापने का एक विश्वसनीय तरीका चाहिए। विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का एक तरीका माप को दोहराना है, लेकिन यह हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। यहीं पर गणित काम आता है। यदि आप तीन बिंदुओं के बीच तीन अलग अलग माप लेते हैं, तो आप गणितीय नियम का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी सही है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हमेशा 60 डिग्री होता है। इसलिए तीन अलग अलग माप लेकर आप अपने माप को त्रिकोणित करते हैं और अपने डेटा की सटीकता पर अधिक नियंत्रण रखते हैं। त्रिकोणासन दो प्रकार के होते हैं, पद्धतिगत और सैद्धांतिक। पद्धतिगत त्रिकोणासन में आपकी शोध प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों का उपयोग करना शामिल है। ऐसा करने के तीन तरीके हैं। एक शोधकर्ता दो या दो से अधिक शोध तकनीकों का उपयोग करता है। दो या दो से अधिक शोधकर्ता एक ही शोध तकनीक का उपयोग करते हैं। दो या दो से अधिक शोधकर्ता दो या दो से अधिक शोध तकनीकों का उपयोग करते हैं। आप कुछ कारणों से पद्धतिगत त्रिकोणासन का उपयोग कर सकते हैं। गुणात्मक और मात्रात्मक जैसी विभिन्न प्रकार की जानकारी इकट्ठा करना। एक ही विधि का उपयोग करके विभिन्न शोधकर्ताओं के परिणामों की तुलना करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एकत्र की गई सामग्री विश्वसनीय और वैध दोनों है। समाजशास्त्रियों के बीच सैद्धांतिक त्रिकोणीकरण उतना आम नहीं है। इसका अर्थ है एक सामाजिक समूह को विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखना। उदाहरण के लिए, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य परिवार जैसे सामाजिक समूह के भीतर संस्थागत संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि व्यक्तिगत सदस्य या विशिष्ट परिवार समूह पारिवारिक जीवन का अनुभव कैसे करते हैं। शोध में त्रिकोणासन का यही सार है। आप जो पढ़ रहे हैं उसकी बेहतर समझ पाने के लिए यह तरीकों और दृष्टिकोणों के संयोजन के बारे में है। आमतौर पर समाजशास्त्री किसी विषय का अध्ययन करते समय एक ही दृष्टिकोण पर अड़े रहते हैं। वे अक्सर अन्य सैद्धांतिक दृष्टिकोणों पर विचार नहीं करते हैं। इसलिए सैद्धांतिक त्रिकोणासन देखना दुर्लभ है। हालांकि यदि आप एकाधिक विधियों या एक से अधिक विधियों का उपयोग करते हैं, तो आप प्रत्येक विधि और उनके द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के डेटा से लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप सांख्यिकीय डेटा के साथ साथ व्यक्तिगत कहानियां भी एकत्र कर सकते हैं। एक विधि की ताकतें दूसरे की कमजोरियों की भरपाई कर सकती हैं। अब आइए गुणात्मक शोधकर्ताओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नैतिक विचारों के बारे में बात करें। आगे बढ़ने से पहले परावर्तन और क्रिया 26.3 समाप्त करें। चिंतन और क्रिया 26.3। विचार करें कि क्या विभिन्न तरीकों को एक ही शोध में संयोजित करना हमेशा संभव है। बताएं कि जब आप मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों को संयोजित करने का प्रयास करते हैं, तो एक शोधकर्ता के रूप में आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शीर्षक: अनुसंधान में मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों के संयोजन की व्यवहार्यता। परिचय:
अनुसंधान पद्धतियां किसी भी अध्ययन की रीढ़ बनती हैं, जो दृष्टिकोण, डेटा संग्रह और विश्लेषण तकनीकों को निर्धारित करती हैं। हाल के वर्षों में अनुसंधान में मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों के संयोजन के महत्व की स्वीकार्यता बढ़ रही है, क्योंकि प्रत्येक दृष्टिकोण अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। हालांकि जहां यह मिश्रित दृष्टिकोण आशाजनक है, वहीं यह शोधकर्ताओं के लिए चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। इस चिंतन में मैं अनुसंधान में विभिन्न तरीकों के संयोजन की व्यवहार्यता का पता लगाऊंगा, विशेष रूप से मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं इस एकीकरण का प्रयास करते समय शोधकर्ताओं के सामने आने वाली संभावित समस्याओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा और इन चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करूंगा। अनुसंधान में विभिन्न विधियों के संयोजन की व्यवहार्यता। विभिन्न अनुसंधान विधियों के संयोजन की धारणा कोई नवीन अवधारणा नहीं है। वास्तव में जटिल घटनाओं की अधिक व्यापक समझ प्रदान करने की इसकी क्षमता के लिए अक्सर इसकी वकालत की जाती है। कई दृष्टिकोणों का लाभ उठाकर शोधकर्ता निष्कर्षों को त्रिकोणित कर सकते हैं, वैधता बढ़ा सकते हैं और शोध विषय के विभिन्न पहलुओं को पकड़ सकते हैं। हालांकि इस तरह के दृष्टिकोण की व्यवहार्यता कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें शोध प्रश्न की प्रकृति, उपलब्ध संसाधन, शोधकर्ता विशेषज्ञता और ज्ञानमीमांसीय रुख शामिल हैं। संयोजन विधियों के प्राथमिक लाभों में से एक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोणों की ताकत को भुनाने की क्षमता है। संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा विशेषता मात्रात्मक तरीके सामान्यीकरण का लाभ प्रदान करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को निष्कर्ष निकालने की अनुमति मिलती है जिसे व्यापक आबादी पर लागू किया जा सकता है। दूसरी ओर गुणात्मक विधियां, जिनमें घटनाओं की गहन खोज और व्याख्या शामिल होती है, समृद्ध प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं और मानवीय अनुभवों की बारीकियों को पकड़ती हैं। इन फायदों के बावजूद मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का संयोजन चुनौतियों का अपना सेट प्रस्तुत करता है। शोधकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले प्रमुख मुद्दों में से एक पद्धतिगत कठोरता है। प्रत्येक दृष्टिकोण के सिद्धांतों और तकनीकों का अपना सेट होता है और उन्हें निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा शोधकर्ताओं को मात्रात्मक और गुणात्मक प्रतिमानों में अंतर्निहित ज्ञानमीमांसीय मान्यताओं के बीच संभावित संघर्षों पर ध्यान देना चाहिए। मात्रात्मक शोध अक्सर सकारात्मकता से जुड़ा होता है, जो वस्तुनिष्ठता और सार्वभौमिक कानूनों की खोज पर जोर देता है, जबकि गुणात्मक शोध एक रचनावादी या व्याख्यावादी परिप्रेक्ष्य को अपनाता है, जो व्यक्तिपरक अर्थों और प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करता है। शोधकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं। ज्ञानमीमांसा संबंधी गलत संरेखण शायद मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों के संयोजन में सबसे बुनियादी चुनौती ज्ञानमीमांसा संबंधी मान्यताओं में विचलन है। मात्रात्मक अनुसंधान वस्तुनिष्ठता को प्राथमिकता देता है और नियंत्रित प्रयोग और सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से कारण संबंधों को उजागर करने का प्रयास करता है। इसके विपरीत गुणात्मक शोध वास्तविकता की व्यक्तिपरक प्रकृति को स्वीकार करता है और इसका उद्देश्य खुली जांच के माध्यम से अर्थ और व्याख्याओं का पता लगाना है। जब शोधकर्ता इन दृष्टिकोणों को एकीकृत करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें इन अलग अलग ऑन्टोलॉजिकल और ज्ञानमीमांसीय दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करना होगा, जो जटिल हो सकते हैं, और ऐसे समझौते की आवश्यकता हो सकती है जो संभावित रूप से दोनों तरीकों की अखंडता को कमजोर कर सकते हैं। पद्धतिगत एकीकरण मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों को एकीकृत करने में विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके डेटा एकत्र करने से कहीं अधिक शामिल है। इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाने और विचार करने की आवश्यकता है कि संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया में दोनों दृष्टिकोणों में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। शोधकर्ताओं को एक सुसंगत कार्यप्रणाली तैयार करनी चाहिए जो डेटा संग्रह उपकरणों,
विश्लेषण तकनीकों और सैद्धांतिक रूपरेखाओं के बीच अनुकूलता सुनिश्चित करे। इस एकीकरण को प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप असंबद्ध निष्कर्ष या परिणामों की व्याख्या में विसंगतियां हो सकती हैं। संसाधन की कमी, मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों के संयोजन के लिए अक्सर समय, धन और विशेषज्ञता के संदर्भ में अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं को सर्वेक्षण, साक्षात्कार या अवलोकन प्रोटोकॉल जैसे विभिन्न डेटा संग्रह उपकरणों को नियोजित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिनमें से प्रत्येक के लिए विशिष्ट कौशल और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मिश्रित विधि डेटा का विश्लेषण करने में समय लग सकता है और इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर या सांख्यिकीय तकनीकों की आवश्यकता हो सकती है। संसाधन की कमी इस दृष्टिकोण की व्यवहार्यता को सीमित कर सकती है, विशेष रूप से सीमित धन या समर्थन सेवाओं तक पहुंच वाले शोधकर्ताओं के लिए। व्याख्यात्मक चुनौतियां, मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का विश्लेषण अक्सर अलग-अलग विश्लेषणात्मक ढांचे का उपयोग करके किया जाता है। मात्रात्मक विश्लेषण में आम तौर पर संख्यात्मक डेटासेट के भीतर पैटर्न, रिश्तों और संघों की पहचान करने के उद्देश्य से सांख्यिकीय प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। इसके विपरीत गुणात्मक विश्लेषण विषयों, अर्थों और दृष्टिकोणों को उजागर करने के लिए पाठ्य या कथात्मक डेटा की व्याख्या करने पर केंद्रित है। इन विश्लेषणों को एकीकृत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि शोधकर्ताओं को चर के अमूर्त परिमाणीकरण और गुणात्मक डेटा की सूक्ष्म व्याख्या के बीच नेविगेट करना होगा। इसके अलावा मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषणों से अलग-अलग निष्कर्षों को समेटने के लिए व्याख्या की अतिरिक्त परतों की आवश्यकता हो सकती है, जिससे निकाले गए निष्कर्षों में संभावित अस्पष्टता या व्यक्तिपरकता पैदा हो सकती है। वैधता और विश्वसनीयता संबंधी चिंताएं। निष्कर्षों की वैधता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना वैज्ञानिक अनुसंधान का एक केंद्रीय सिद्धांत है। हालांकि मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का संयोजन अद्वितीय वैधता और विश्वसनीयता चुनौतियों का परिचय देता है। मात्रात्मक अनुसंधान अक्सर प्रयोगात्मक नियंत्रण के माध्यम से आंतरिक वैधता और यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीकों के माध्यम से बाहरी वैधता पर जोर देता है। इसके विपरीत गुणात्मक अनुसंधान निष्कर्षों की विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए विश्वसनीयता, हस्तांतरणीयता, निर्भरता और पुष्टिकरण को प्राथमिकता देता है। इन तरीकों को एकीकृत करते समय शोधकर्ताओं को इस बात पर विचार करना चाहिए कि मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा दोनों की अखंडता को कैसे बनाए रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि निष्कर्ष मजबूत और भरोसेमंद हों। चुनौतियों से निपटने की रणनीतियाँ। जबकि मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का एकीकरण महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है, शोधकर्ता इन मुद्दों को कम करने और संयोजन विधियों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए कई रणनीतियों को अपना सकते हैं। रिफ्लेक्सिविटी। शोधकर्ताओं को अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान अपनी स्वयं की धारणाओं, पूर्वाग्रहों और दृष्टिकोणों की आलोचनात्मक जांच करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रथाओं में संलग्न होना चाहिए। अपने ज्ञानमीमांसीय रुख और पद्धतिगत विकल्पों के लिए इसके निहितार्थ को स्वीकार करके शोधकर्ता संभावित संघर्षों से निपट सकते हैं और अनुसंधान डिजाइन की अखंडता सुनिश्चित कर सकते हैं। पद्धतिगत त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में निष्कर्षों की पुष्टि करने और परिणामों की वैधता बढ़ाने के लिए कई डेटा स्रोतों, विधियों या सैद्धांतिक दृष्टिकोण का उपयोग करना शामिल है। शोधकर्ता एक ही घटना पर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों डेटा एकत्र करके और अभिसरण या भिन्न पैटर्न की पहचान करने के लिए परिणामों की तुलना करके पद्धतिगत त्रिकोणासन को नियोजित कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण विभिन्न पद्धतिगत लेंसों से पूरक साक्ष्य प्रदान करके वैधता संबंधी चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है। मिश्रित तरीके डिजाइन। मिश्रित तरीके अनुसंधान डिजाइन एक ही अध्ययन के भीतर मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों को एकीकृत करने के लिए एक संरचित रूपरेखा प्रदान करते हैं। शोधकर्ता अनुक्रमिक या समवर्ती दृष्टिकोण अपना सकते हैं, जहां मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा क्रमशः क्रमिक या एक साथ एकत्र और विश्लेषण किया जाता है।
मिश्रित विधि डिजाइन मात्रात्मक और गुणात्मक घटकों के बीच अधिक लचीलेपन और तालमेल की अनुमति देते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को अपनी सीमाओं को संबोधित करते हुए प्रत्येक दृष्टिकोण की ताकत का लाभ उठाने में सक्षम बनाया जाता है। सहयोगात्मक अनुसंधान दल। सहयोगात्मक अनुसंधान दल मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों में विविध विशेषज्ञता वाले शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं, जिससे पद्धतिगत एकीकरण और अंतःविषय संवाद की सुविधा मिलती है। टीम के सदस्यों के सामूहिक ज्ञान और कौशल का लाभ उठाकर शोधकर्ता पद्धति संबंधी चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान कर सकते हैं और शोध निष्कर्षों की कठोरता और विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। पारदर्शी रिपोर्टिंग। पारदर्शी रिपोर्टिंग में डेटा संग्रह प्रक्रियाओं, विश्लेषण तकनीकों और व्याख्यात्मक रूपरेखाओं सहित अनुसंधान पद्धति का स्पष्ट रूप से दस्तावेजीकरण शामिल है। शोधकर्ताओं को इस बात का विस्तृत विवरण देना चाहिए कि मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों को कैसे एकीकृत किया गया, साथ ही पद्धतिगत विकल्पों के लिए तर्क और अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान किए गए किसी भी समायोजन के साथ। पारदर्शी रिपोर्टिंग शोध निष्कर्षों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता और विश्वसनीयता को बढ़ाती है, जिससे पाठक अध्ययन की वैधता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने में सक्षम होते हैं। निष्कर्ष। निष्कर्ष में अनुसंधान में मात्रात्मक और गुणात्मक तरीकों का संयोजन जहां समृद्ध अंतर्दृष्टि और जटिल घटनाओं की अधिक सूक्ष्म समझ के अवसर प्रदान करता है, वहीं यह शोधकर्ताओं के लिए चुनौतियां भी प्रस्तुत करता है। ज्ञानमीमांसीय गलत संरेखण, पद्धतिगत एकीकरण, संसाधन की कमी, व्याख्यात्मक चुनौतियां और वैधता संबंधी चिंताएं उन प्रमुख मुद्दों में से हैं जिनका शोधकर्ताओं को इस एकीकरण का प्रयास करते समय सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रथाओं को अपनाकर, पद्धतिगत त्रिकोणासन को नियोजित करके, मिश्रित तरीकों के डिजाइन को अपनाकर, सहयोगी अनुसंधान टीमों को बढ़ावा देकर और पारदर्शी रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देकर, शोधकर्ता इन चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं और संयुक्त तरीकों के अनुसंधान की व्यवहार्यता और कठोरता को बढ़ा सकते हैं। 26.9 गुणात्मक अनुसंधान में नैतिक विचार। फील्डवर्क गुणात्मक अनुसंधान में उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण विधि है। हालांकि यह अद्वितीय नैतिक मुद्दों को सामने लाता है क्योंकि शोधकर्ता अध्ययन किए जा रहे लोगों के जीवन में शामिल हो जाता है। एक प्रतिभागी और एक पर्यवेक्षक के रूप में शोधकर्ता की भूमिका को अलग करना कठिन हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ सोचते हैं कि शोधकर्ताओं को अपने इरादों के बारे में पारदर्शी होना चाहिए और कभी नहीं छिपाना चाहिए कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वे शोध कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह हमेशा व्यावहारिक नहीं होता है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि एक शोधकर्ता उस समुदाय में शादी में भाग ले रहा है जहां वह अध्ययन कर रहा है। यह समुदाय के कई सदस्यों के साथ बातचीत करने और जानकारी इकट्ठा करने का एक शानदार मौका है। हालांकि यदि शोधकर्ता शादी में अपने शोध के इरादों की घोषणा करता है, तो वे लोगों को असहज कर सकते हैं या उन्हें दूर कर सकते हैं। शिल्स 1959 रोजमर्रा के अवलोकनों और क्षेत्र अनुसंधान के दौरान किए गए अवलोकनों के बीच अंतर के बारे में बात करता है। शोध के इरादे के बिना प्रतिदिन अवलोकन स्वाभाविक रूप से होते हैं, लेकिन क्या होगा अगर ये रोजमर्रा के अवलोकन बाद में शोध के लिए महत्वपूर्ण हो जाएं? किडर और जुड 1986 एक शोधकर्ता का उदाहरण देते हैं जिसने एक अस्पताल में बलात्कार पीड़ितों के साथ स्वेच्छा से काम किया। स्वयंसेवा के माध्यम से उसने पीड़ित लोगों से निपटने के तरीके के बारे में चीजें सीखीं जो मौजूदा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ फिट नहीं थी। क्या वह इस जानकारी का उपयोग अनुसंधान के लिए कर सकती है, भले ही पीड़ितों को यह नहीं पता था कि वह उस समय उनका अध्ययन कर रही थी? किडर और जुड 1986 द्वारा साझा किया गया एक अन्य उदाहरण में एक श्वेत अमेरिकी शोधकर्ता शामिल है जो एक गरीब पड़ोस में काली महिलाओं के जीवन में गहराई से शामिल हो गया।
उसने कामों में उनकी मदद की और सच्ची मित्रता विकसित की। क्या उसकी मित्रता और सहायता ने उसकी टिप्पणियों को अधिक नैतिक बनाया या कम? शोधकर्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे जानकारी को जिम्मेदारी से संभालें और व्यक्तिगत विवरण को मात्र डेटा न मानें। एर्लैंडसन एट अल. 1993 शोधकर्ताओं के लिए कई नैतिक विचारों पर प्रकाश डालते हैं। विषयों को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के नुकसान से बचाना, विषयों की गोपनीयता की रक्षा करना और उनकी जानकारी को गोपनीय रखना, अनुचित धोखे से बचना, विषयों से सूचित सहमति प्राप्त करना। ये बिंदु आपस में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, विषयों को नुकसान से बचाने का अर्थ उनकी गोपनीयता का सम्मान करना और उनके प्रति ईमानदार होना भी है। एर्लैंडसन एट अल. 1993 जेल प्रणाली का अध्ययन करने वाले एक शोधकर्ता का उल्लेख करें। कर्मचारियों या कैदियों की पहचान उजागर करने से उनकी सुरक्षा और करियर खतरे में पड़ सकता है। इसी तरह समलैंगिकों या यौनकर्मियों जैसे हाशिए पर रहने वाले समूहों से जुड़े शोध में प्रतिभागियों की पहचान होने पर उनके सामने आने वाले जोखिमों पर विचार किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में शोधकर्ता छद्म शब्दों का उपयोग कर सकते हैं और संवेदनशील जानकारी को छोड़ सकते हैं। उन्हें अपनी भूमिका और उद्देश्य के बारे में भी पारदर्शी होना चाहिए। अपनी पहचान छुपाने जैसा धोखा विवादास्पद है, जबकि कुछ लोगों का तर्क है कि कुछ समूहों तक पहुंच प्राप्त करना आवश्यक है। गंभीर सामाजिक विज्ञान धोखे को अनुसंधान प्रयासों के लिए हानिकारक मानता है। यह व्यक्तियों द्वारा रखे गए विविध दृष्टिकोणों की खोज को कमजोर करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग शोध में भाग लेने के लिए सहमत हैं, शोधकर्ता को यह बताना होगा कि वे क्या जानना चाहते हैं और उनकी किसी भी चिंता को कम करना होगा। मान लीजिए कि एक शोधकर्ता विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह का अध्ययन कर रहा है और इन विवाहों में जोड़ों से अनुमति प्राप्त करना चाहता है। उनकी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। क्या शोधकर्ता किसी धार्मिक या राजनीतिक समूह के लिए काम कर रहा है और उन्हें बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है? क्या उनकी गोपनीयता सुरक्षित रहेगी? क्या उनके परिवारों को शर्मिंदगी या आलोचना का सामना करना पड़ेगा? यदि यह ज्ञात हो कि एक भाई बहन ने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह किया है, तो क्या उनके माता पिता को अपने अन्य बच्चों के लिए विवाह की व्यवस्था करने में कठिनाई होगी? इन चिंताओं के बारे में खुलकर बात करके और यह समझाकर कि उनकी गोपनीयता को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, शोधकर्ता अनुसंधान में भाग लेने, उन्हें सम्मान दिखाने और उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इस बारे में अधिक समझने के लिए कि नृवंश विज्ञानी नैतिक मुद्दों की परवाह क्यों करते हैं, प्रतिबिंब और कार्रवाई 26.4 करें। चिंतन एवं क्रिया 26.47। बेटेले 1975 ने खुद को उस गांव के निवासी ब्राह्मणों के साथ पहचानने का विकल्प चुना जहां उन्होंने तमिलनाडु में अपना क्षेत्रीय अनुसंधान किया था। उनके घरों और मंदिरों तक उसकी पहुंच थी। जब उनके हरिजन मुखबिर उनसे मिलने आए, तो ब्राह्मण पड़ोसियों और उनके मेजबान ने भी आपत्ति जताई और बेटेले ने उनके साथ अपने संपर्क का तरीका बदल दिया। इस उदाहरण में आप जिन लोगों का अध्ययन कर रहे हैं, उनकी मूल्य प्रणाली के अनुरूप होने की समस्या का प्रमाण पा सकते हैं। जिन नागरिकों का अध्ययन किया जा रहा है, उनके हितों के प्रति सम्मान के कम से कम 2 और उदाहरण खोजें। आप बेटेलिले और मदन 1975 में उदाहरण पा सकेंगे। शीर्षक: समाजशास्त्रीय अनुसंधान में नैतिक विचार, सम्मान और निष्पक्षता को संतुलित करना। परिचय: समाजशास्त्रीय अनुसंधान अक्सर विविध समुदायों के जीवन और संस्कृतियों पर गहराई से प्रकाश डालता है, जिसके लिए अध्ययन किए गए लोगों के मूल्यों और मानदंडों का सम्मान करने और अनुसंधान प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के बीच एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है।
भारतीय समाजशास्त्र के संदर्भ में आंद्रे बेतेले और टी.एन. जैसे विद्वान मदन ने फील्डवर्क के नैतिक आयामों से जूझते हुए उन उदाहरणों पर प्रकाश डाला है जहां शोधकर्ताओं को उन लोगों की मूल्य प्रणालियों का पालन करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनका वे अध्ययन करते हैं। यह प्रतिबिंब तमिलनाडु में बेतेल के अनुभवों के साथ साथ समाजशास्त्रीय जांच करते समय सांस्कृतिक मानदंडों को नेविगेट करने की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए बेते और मदन दोनों के कार्यों के अतिरिक्त उदाहरणों की पड़ताल करता है। ब्राह्मण निवासियों के साथ बेतेल की सगाई। अपने मौलिक काम, जाति, वर्ग और शक्ति, तंजौर गांव में स्तरीकरण के बदलते पैटर्न 1975 में आंद्रे बेतेले तमिलनाडु के एक गांव में अपने क्षेत्र अनुसंधान का एक ज्वलंत विवरण प्रदान करते हैं। बेतेल का खुद को निवासी ब्राह्मणों के साथ जोड़ने का निर्णय शोधकर्ताओं के सामने आने वाली एक आम दुविधा को दर्शाता है। पहुंच के लिए समुदाय में आत्मसात होने और निष्पक्षता बनाए रखने के बीच तनाव। बेतेल की ब्राह्मणों के साथ पहचान की पसंद ने उन्हें उनके घरों और मंदिरों तक विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच प्रदान की, जिससे उनकी सामाजिक गतिशीलता में गहरी अंतर्दृष्टि की सुविधा मिली। हालांकि इस संरेखण ने तब चुनौतियां भी पेश की जब उनके हरिजन मुखबिरों ने उनके साथ जुड़ने की कोशिश की। ब्राह्मण पड़ोसियों और उनके मेजबान ने इन बातचीत पर आपत्ति जताई, जिससे बेतेल को हरिजनों के साथ अपने संपर्क के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित किया गया। यह उदाहरण अध्ययन किए गए समुदाय की मूल्य प्रणालियों के अनुरूप होने और अनुसंधान में समावेशिता और निष्पक्षता की नैतिक अनिवार्यता का सम्मान करने के बीच अंतर्निहित संघर्ष को रेखांकित करता है। अध्ययनरत नागरिकों के हितों का सम्मान। बेतेल के अनुभवों से परे, बेतेल और टी.एन. दोनों मदन अतिरिक्त उदाहरण पेश करते हैं जो अध्ययन के तहत व्यक्तियों के हितों और दृष्टिकोणों का सम्मान करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। दलित परिप्रेक्ष्य पर बेतेले के विचार। जातिगत गतिशीलता की अपनी खोज में बेतेल हाशिए पर मौजूद दलित समुदाय के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं। ब्राह्मण अभिजात वर्ग के विरोध का सामना करने के बावजूद वह अपने शोध में दलित आवाजों को शामिल करने के महत्व को पहचानते हैं। बेतेल द्वारा हरिजन मुखबिरों के साथ अपने संपर्क तरीकों को अपनाना समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता और सामाजिक तानेबाने के भीतर विविध दृष्टिकोणों की स्वीकार्यता को दर्शाता है। इसके अलावा बेतेल का दलित दृष्टिकोण के साथ जुड़ाव समाजशास्त्रीय अनुसंधान में अंतर्निहित शक्ति अंतर की उनकी मान्यता को रेखांकित करता है। हाशिए पर मौजूद समूहों की आवाज को बढ़ाकर वह प्रमुख आख्यानों के आधिपत्य को चुनौती देते हैं और सामाजिक स्तरीकरण की अधिक सूक्ष्म समझ को बढ़ावा देते हैं। धार्मिक समुदायों के साथ मदन का नैतिक जुड़ाव। इसी प्रकार टी.एन. मदन का नृवंश विज्ञान अध्ययन जांच के तहत समुदायों के हितों और विश्वासों का सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है। अपने मौलिक काम, गैरत त्याग, हिंदू संस्कृति के विषय और व्याख्याएं 1975 में मदन श्रद्धा और सहानुभूति के साथ हिंदू धार्मिक प्रथाओं की जटिलताओं को उजागर करते हैं। हिंदू धर्म का अध्ययन करने के लिए मदन का गहन दृष्टिकोण अभ्यासकर्ताओं द्वारा समर्थित पवित्र अनुष्ठानों और परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान दर्शाता है। बाहरी निर्णय या पूर्वकल्पित धारणाओं को थोपने के बजाय वह धार्मिक अनुष्ठानों के भीतर अंतर्निहित प्रतीकात्मक महत्व और सांस्कृतिक बारीकियों को समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हिंदू तपस्वियों और त्यागियों के साथ मदन का जुड़ाव मूल्य निर्णय लागू किए बिना विविध विश्वास प्रणालियों को समझने की उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है। धार्मिक समुदायों के जीवंत अनुभवों में खुद को डुबोकर मदन अकादमिक वैराग्य को पार करता है और अपने विषयों के लिए वास्तविक सहानुभूति पैदा करता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में नैतिक आचरण पर विचार। बेतेल और मदन के केस अध्ययन समाजशास्त्रीय अनुसंधान में निहित नैतिक जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं,
विशेष रूप से अध्ययन किए गए समुदायों के साथ शोधकर्ता की बातचीत के संबंध में। इन दुविधाओं के मूल में अध्ययन किए जा रहे व्यक्तियों और समूहों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी के साथ विद्वतापूर्ण निष्पक्षता को संतुलित करना अनिवार्य है। बेतेल का अनुभव अनुसंधान पद्धति में संवेदनशीलता के महत्व को रेखांकित करता है, जिससे विद्वानों को उनकी स्थिति और पूर्वाग्रहों का गंभीर मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जबकि प्रमुख समूहों के साथ जुड़ने से पहुंच और तालमेल में सुविधा हो सकती है, शोधकर्ताओं को शक्ति असंतुलन को बनाए रखने और हाशिए पर पड़ी आवाजों को हाशिए पर धकेलने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह मदन का नृवंश विज्ञान दृष्टिकोण विविध समुदायों के साथ जुड़ने में सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डालता है। धार्मिक प्रथाओं को खुलेपन और सम्मान के साथ अपनाकर शोधकर्ता आपसी विश्वास और सहयोग विकसित कर सकते हैं, जिससे उनके निष्कर्षों की गहराई और प्रामाणिकता समृद्ध हो सकती है। निष्कर्ष में समाजशास्त्रीय अनुसंधान के नैतिक आचरण के लिए शक्ति की गतिशीलता, सांस्कृतिक संदर्भों और नैतिक जिम्मेदारियों की सूक्ष्म समझ की आवश्यकता होती है। बेतेल और मदन के अनुभवों के माध्यम से हमें अध्ययन के तहत व्यक्तियों और समुदायों के मूल्यों, हितों और दृष्टिकोणों का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाई जाती है। ईमानदारी और सहानुभूति के साथ इन नैतिक दुविधाओं को दूर करके समाजशास्त्री सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों को कायम रखते हुए ज्ञान की उन्नति में योगदान दे सकते हैं। निष्कर्ष: गुणात्मक शोध में वैधता और विश्वसनीयता के मुद्दे पेचीदा होते हैं, क्योंकि इसमें शोधकर्ता की बहुत अधिक व्यक्तिगत भागीदारी शामिल होती है। इसमें शोधकर्ता के बहुत अधिक शामिल होने का जोखिम है, जो उन्हें उन लोगों के प्रति पक्षपाती बना सकता है जिनका वे अध्ययन कर रहे हैं। शोधकर्ताओं को एक भागीदार और एक पर्यवेक्षक होने के नाते अपने स्वयं के वातावरण में और अपनी शर्तों पर विषयों के साथ बातचीत करते हुए अध्ययन करते हुए संतुलन बनाना होगा। चीजों को स्पष्ट रखने के लिए शोधकर्ता विस्तृत रिकॉर्ड रखने और त्रिकोणासन का उपयोग करने जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। इन तरीकों के साथ साथ यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों का अध्ययन किया जा रहा है वे इंसान हैं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा के पात्र हैं।